हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑल। मैं मीनाक्षी सिंह स्टडी ऑल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में आप देखें कि हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब से संबंधित कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए लेकर के आए थे, अर्थात इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब को हम लोग पहले उसका हिंदी जाने, देन उसके बाद उसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम लोग उसका प्रयोग जाने। और जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी की, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो उन सबों में आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब बहुत ही हेल्प करने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप पैसेज पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, तो आपको उसमें बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसे खास करके क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि अगर वर्ड बेस्ड क्लोज टेस्ट होता है तो बच्चे उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं अगर उनका प्रैक्टिस है तो। लेकिन अगर वही क्लोज टेस्ट इडियम से संबंधित आ जाता है तब उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए इसका इडियम्स का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसका काफ़ी छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, 10-10 मिनट का। इसका रीज़न बस यही है कि ये उम्मीद करती हूँ कि जितना बार आप देखें इस फ्रेजल वर्ब से संबंधित क्लास को, इडियम से संबंधित क्लास को, तो एक सेशन में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को करते हैं, अर्थात 10 इडियम्स या फ्रेजल वर्ब को हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका बस टारगेट होना चाहिए कि जब आप देखो तो ये 10 का 10 इडियम्स जो है वो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। और जिन बच्चों को याद है वो रिवीजन कर लेंगे, बिकॉज इडियम्स हो गया या फिर आपका वर्ड हो गया या फिर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, ये सारे कुछ जो हैं वो याद पर ही निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप इसका रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इडियम्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग दिया गया है आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, हेडिंग में दिया गया है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला इडियम्स है वो क्या है, एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का अर्थ क्या होता है, तो एट अ स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार। क्या अर्थ होता है, लगातार। आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो एट अ स्ट्रेच का अर्थ जैसा कि लगातार होता है, आई कैन स्टडी 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। कैसे, तो लगातार, बिना रुके हुए। यहाँ तक अगर आपको मालूम होगा कि आई कैन स्टडी 2 आवर्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि एट अ स्ट्रेच का अर्थ क्या होता है तो आप इस सेंटेंस को सही तरीके से नहीं समझ पाइएगा। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इडियम्स का अर्थ क्या होता है। तो एट अ स्ट्रेच का अर्थ क्या हुआ, लगातार। आई कैन स्टडी 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ, देखेंगे। द एप्पल ऑफ वंस आई। द एप्पल ऑफ वंस आई, तो इसका अर्थ क्या होता है, दुलारा, प्यारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक वर्ड में आँख का तारा। क्या कहा जा सकता है, आँख का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई, ये बहुत यूज होता है एसएससी में। तो एप्पल ऑफ वंस आई का अर्थ क्या हुआ, दुलारा, प्यारा, आँख का तारा। राम्स सन इज द एप्पल ऑफ हिज आई। राम का जो बेटा है वो उसके आँख का क्या है, तारा है, बहुत ही दुलारा है, बहुत ही प्यारा है। खैर, सभी बच्चे अपने माँ बाप के उतने ही दुलारे होते हैं जितना कि राम का बेटा उसके लिए है ना। और इसी दुलार और प्यार को लेकर के, आँख के तारे को लेकर के बच्चे जो हैं वो कभी कभी बन भी जाते हैं और कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, और माँ बाप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका एन या द। एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है। तो एन या द, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका अर्थ होता है झगड़े की वस्तु। यानी कोई ऐसा वस्तु जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहा जाता है एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वस्तु। मोबाइल इज एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड सीता। अभी के समय में अगर 2 भाई बहन हैं तो उनके बीच में झगड़े की वस्तु पहले रिमोट हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो झगड़े की वस्तु मोबाइल होता है।
ठीक है, या इवन किसी भी दो फ्रेंड्स के बीच में भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी, बस सबसे बड़ा झगड़े का वस्तु अभी क्या होता है, तो मोबाइल होता है। तो द या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की वस्तु, तो मोबाइल इज एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड सीता, राम और सीता के बीच में झगड़े की जो वस्तु है वो क्या है, तो वो है हमारा मोबाइल। यही कहना चाह रहा है ना, वो क्या है, तो मोबाइल है। ठीक है, चलिए, यानी कि झगड़े का वस्तु मोबाइल हो गया। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रही हूँ, देखेंगे। एट द 11th आवर, बहुत बार बार एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, बार बार एसएससी के एग्जाम में ये क्या हो चुका है, पूछा जा चुका है। क्या, तो एट द 11th आवर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अंतिम क्षण में। एकदम बोलते हैं ना कि एकदम तुमको अंतिम क्षण में ही चाहिए, और गांव में इसको कहा जाता है भोज पर कोहरा रोपना। ठीक है, प्रत्येक गांव का अपना अलग अलग होता है। तो एट द 11th आवर का अर्थ क्या होता है, अंतिम क्षण में। द पेशेंट वेंट टू द डॉक्टर एट द 11th आवर, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया, कब गया, तो अंतिम क्षण में, और इसीलिए उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन पेशेंट जो फैमिली हैं, जो गार्जियन है, वो ब्लेम करते हैं किनको, डॉक्टर्स को। खैर, ना तो सारे फैमिली एक जैसे होते हैं, ना ही सारे डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं। जैसे अभी के लिए, अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए, तो डॉक्टर जो है वो हम लोगों के लिए भगवान से बढ़ के हैं। खैर, डॉक्टर तो भगवान से बढ़ के होते ही हैं, लेकिन अभी जिस शिद्दत के साथ डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और जो पुलिस काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। ओके, चलिए, तो उन लोगों का हेल्प कीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए और घर में रहिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला इडियम्स की ओर, जो कि है आप अगला क्या है, तो अगला आप देख सकते हैं एट बॉटम। ठीक है, एट बॉटम का अर्थ क्या होता है, तो एट बॉटम का अर्थ होता है भीतर से, भीतर से अर्थात अंदर से। राम इज वेरी हेल्पिंग मैन एट बॉटम, राम जो है, बोला जाता है ना कि राम बहुत ही हेल्पिंग व्यक्ति है, ऊपर से कितना भी आपको खरूस क्यों ना दिखता हो, लेकिन वो खरूस नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। तो एट बॉटम का अर्थ क्या हुआ, तो एट बॉटम का अर्थ होता है भीतर से। राम इज वेरी हेल्पिंग मैन एट बॉटम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो एट डेगर्स डाउन। एट डेगर्स डाउन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कट्टर दुश्मन। एट डेगर्स डाउन का अर्थ क्या होता है, कट्टर दुश्मन, यानी कि एकदम खून का प्यासा हो जाना, एक दूसरे को देखना नहीं चाहना, वो वाला। तो एट डेगर्स डाउन का अर्थ हुआ कट्टर दुश्मन। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, वंस दे वर गुड फ्रेंड, एक समय ऐसा था जब वो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बट नाउ दे आर एट डेगर्स डाउन, लेकिन अब वो एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, कट्टर दुश्मन हो चुके हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं। ठीक है, एट डेगर्स डाउन का अर्थ हो गया कट्टर दुश्मन। क्लियर, वंस दे वर गुड फ्रेंड्स बट नाउ दे आर एट डेगर्स डाउन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है, आ गया है एट अ लॉस। एट अ लॉस का अर्थ क्या होता है, दुविधा भरी स्थिति या पसोपेश या असमंजस में पड़ना। दुविधा भरी स्थिति, पसोपेश या असमंजस में पड़ना को कहा जाता है एट अ लॉस। और ये जो सेंटेंस लिखे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं। आई वॉज एट अ लॉस टू सी अ डॉग बिफोर मी, ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं पूरी तरीके से दुविधा में पड़ गई, पसोपेश या असमंजस में पड़ गई जैसे ही कुत्ता मेरे सामने आया। पता चलता है कि कुत्ता से हम डरते हैं, कुत्ता हमसे डरता है। ठीक है, लेकिन एट अ लॉस का अर्थ क्या हुआ, दुविधा भरी स्थिति या पसोपेश या असमंजस में पड़ना। ओके, सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, आई वॉज एट अ लॉस टू सी अ डॉग बिफोर मी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, अस्त व्यस्त। ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवंस का 7 और 8 नहीं 6 और 7 नहीं समझना है, क्या समझना है, इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त। सेंटेंस में देखते हैं, माई बुक्स वर एट 6 and 7 इन द रूम, मेरा जो किताब है वो क्या है, अस्त व्यस्त अवस्था में है, कहाँ, तो मेरे रूम में। तो एट 6 and 7 का अर्थ क्या हुआ, अस्त व्यस्त। माई बुक्स वर एट 6 and 7 इन द रूम। ओके,
चलिए, और ये 10वां अंतिम है एट हैंड। एट हैंड का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नजदीक या आसान। एट हैंड का अर्थ क्या होता है? नजदीक या आसान। माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। मेरा जो एग्जामिनेशन है वो नजदीक है। ठीक है, आसान तो नहीं है भैया, एग्जाम किसी को आसान नहीं लगता है। एग्जाम नजदीक जैसे जैसे आता है प्रेशर बढ़ते जाता है और हमारी तैयारी जो है वो क्या होती है? पूर्ण होते जाती है, और किन्हीं किन्हीं की तो शुरू होती है, जैसे एग्जाम शुरू में नजदीक आते जाता है। ओके, चलिए एक बार बस थोड़ा सा संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं। एट ए स्ट्रेच मतलब हुआ लगातार। द एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है दुलारा, प्यारा या आंख का तारा। दुलारा, प्यारा या आंख का तारा। ओके, एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की वस्तु। एन या द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की वस्तु। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो एट द 11th आवर का अर्थ होता है अंतिम क्षण में। एट द 11th आवर का अर्थ क्या होता है? अंतिम क्षण में। चलिए अगला देखें हम लोग। अगला है एट बॉटम। एट बॉटम का अर्थ होता है भीतर से। एट बॉटम का अर्थ क्या होता है? भीतर से। एट डेगर्स ड्राउन का अर्थ होता है कट्टर दुश्मन, यानी कि खून का प्यासा हो जाना। क्या होता है? कट्टर दुश्मन, जिसको कि हम लोग कहेंगे खून का प्यासा होना। एट अ लॉस का अर्थ होता है दुविधा भरी स्थिति या पसोपेश या असमंजस में पड़ना। एट 6s and 7s का अर्थ होता है अस्त व्यस्त। एट 6s and 7s का अर्थ क्या होता है? अस्त व्यस्त। और अंतिम है आपका एट हैंड, जिसका अर्थ होता है आपका नजदीक या आसान। नजदीक या आसान। तो ये थे आज का आपका टोटल 10 इडियम्स भी था, फ्रेजल वर्ब भी इसमें कुछ मिक्सेस रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं 1 से 2 बार तो यकीन मानिए ये आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ रट्टा मारने से ज़्यादा अच्छा से कैसे याद होता है? तो लिखने से और देखने से। और तो खैर इसमें हम लोग इतना बार, मैं बार बार आप लोगों के लिए इतना बार यूज़ की हूँ इस इडियम्स का और फ्रेजेस का कि ये पक्का आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो, लग रहा है कि हाँ मुझे याद हो रहा है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में भी देना ना भूलें, या आपके मन में अगर इंग्लिश से संबंधित कोई प्रश्न है तब वो भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड बाय बाय।